फर्स्ट यूनिट एमईपी की समरी है। इसमें टॉपिक 1 मनी। डेफिनेशन में सबसे पहले तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, एंड दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो फिर डिस्चार्ज ऑफ डेट। डिस्चार्ज ऑफ डेट यानी अपना पेमेंट कंप्लीट करने के लिए जो भी चीज दी जाती है उसको मनी बोलेंगे। डीएच रॉबर्टसन की डेफिनेशन, बिजनेस ऑब्लिगेशन को पूरा करने वाला जो जनरली वाइडली एक्सेप्टेड है पेमेंट में वो। और सबसे ब्रॉड डेफिनेशन वॉकर की है, चारों चार फंक्शन ऑफ मनी जिसने इंक्लूड किया हो वो डेफिनेशन ये है। फिर क्रॉदर की डेफिनेशन में जनरली एक्सेप्टेबल इज अ मीन ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू भी है और स्टोर ऑफ वैल्यू भी, यानी तीन फंक्शन इसमें आ गया, मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। इसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे एक ही चीज के ऊपर ध्यान दिया है, किसके ऊपर, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में। कैन की डेफिनेशन, जिसको कॉमनली यूज किया जाए और जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाए एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या तो स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू यानी जिसमें वैल्यू को मेजर किया जाएगा उसको बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट, इसमें केनली ने तीन अलग अलग ग्रुप में फंक्शन को क्लासिफाई किया। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन, उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी हर तरह का पेमेंट मनी से किया जाता है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। यानी हम क्या करेंगे, बार्टर ट्रांजेक्शन में मनी ने दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। पहले हम गुड्स को बेचेंगे, उससे जो पैसा मिलेगा उससे हमको जो चाहिए उसको खरीदेंगे। यानी मनी ने कौन सी चीज को रिमूव किया ये पूछे तो ये वाला डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो डिफिकल्टी थी बार्टर सिस्टम की, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फंक्शन से खत्म हो जाती है। फिर मनी को हम वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, यानी कोई भी चीज को अपने मनी की वैल्यू में हमेशा मेजर करते हैं। यानी कोई भी चीज कितने रुपये की, हम इंडिया में ऐसा बोलेंगे। यानी जो भी चीज है उसको मनी में मेजर किया जाता है, तो हम किसी का रेट ऑफ एक्सचेंज, किसी भी गुड्स या सर्विस का अगर हम चाहे तो उसको आसानी से बना सकते हैं। फिर आगे इसमें यूनिट ऑफ अकाउंट याद रखिएगा, मनी किस तरह से सर्व करता है, यूनिट ऑफ अकाउंट से सर्व करता है। और हम अपने आसानी से कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, वो मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन के कारण ये हो पाता है। अब ये जो दो फंक्शन है वो दोनों साइमल्टेनियसली यानी साथ में आते हैं, क्योंकि अगर सो लॉन्ग एज वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, कि मेजर ऑफ वैल्यू इज अ प्री कंडीशन फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी पहले मेजरमेंट होता है, उसके बाद में मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह से वो काम करता है। सेकेंडरी फंक्शन में स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, डिफर का मतलब ये आ सकता है, डिफर पेमेंट यानी पोस्टपोन पेमेंट, पेमेंट बाद में किया जाए, फ्यूचर में किया जाए। तो हम मनी को हम स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट की तरह से यूज करते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू स्टेबल रहती है ओवर टाइम। और बाकी सारे गुड्स है ना पेरिशेबल है, खत्म हो जाते हैं, और उसकी वैल्यू डिप्लीट यानी कम होती जाती है। इसी फंक्शन के कारण क्रेडिट ट्रांजेक्शन पॉसिबल है, पूछ सकते हैं ये। और जो लोन ट्रांजेक्शन है और पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट से अपने, वो इसी फंक्शन के कारण पॉसिबल हो पाता है। फिर उसके बाद आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी स्टोर ऑफ वैल्यू से सर्व करता है, इसका मतलब कि हम किसको सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म मानते हैं हर असेट का, तो मनी को, याद रखिएगा ये। और हम असेट को सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में अगर रखना चाहते हैं तो किस में रखेंगे, मनी के फॉर्म में रखेंगे। लिक्विडिटी का मतलब क्या, कोई भी असेट की एबिलिटी जिसको अपने एक्सचेंज करे विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू एंड टाइम। 100 रुपए के सामने 100 रुपए की चीज मिले, 100 रुपए करेंसी में हो तो ज्यादा अच्छा। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को अपने वैल्यू ट्रांसफर करेंगे, कीमत ट्रांसफर करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर। फिर कंटिंजेंट फंक्शन, उसके सिवा दूसरे फंक्शन कौन कौन से हैं, तो देखो ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ को समझाता है, यानी इसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात की जाती है। सिमिलरली प्रोड्यूसर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स को समझ पाते हैं। ये सब एमसीक्यू में आ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मनी
अलग अलग फैक्टर का कितना नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है वो जाना जा सकता है नेशनल इनकम में। और मनी प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर क्रेडिट, यानी क्रेडिट जो क्रिएट की करते हैं बैंक, लोन देती है जो बैंक, वो इसी बेस के ऊपर होता है। और मनी सर्व्स एज एन बेरर ऑफ ऑप्शन, एज ए बेरर ऑफ ऑप्शन, यानी कोई भी चीज कभी भी जरूरत को सेटिस्फाई करना हो मनी से कर सकते हो। अब ये एम्पिरिकल मेजर ऑफ मनी, ये आप जानते हो कि एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी है, और वो भी सम्स इसके अंदर से आ सकते हैं। तो देखो, मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव एंड एक्यूरेट मनी सप्लाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर अपने इंडिया की बात ना करें, इंडिया के बाहर के अप्रोचेस की बात करें, तो सबसे पहला ट्रेडिशनल अप्रोच M1, जिसको बनाने वाले कौन, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, याद रखना है ये। और इसने M1 के अंदर सिर्फ सी और DD, सी यानी करेंसी नोट और DD यानी डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, इसको खाली इंक्लूड किया। ये कौन सी कंट्री में अडॉप्ट होता है, अंडर डेवलप कंट्री में, तो पूछ सकते हैं ये। और ये सबसे नैरो अप्रोच है, ये भी MCQ आ सकता है। अब शिकागो स्कूल, इसको बोलने वाला कौन, बताने वाला मिल्टन फ्राइडमैन। और इसमें M2 यानी M1 प्लस TD यानी टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी दो चीजें तो ऊपर वाली अपनी सी और DD तो आ जाएगी, लेकिन TD इसमें एक्स्ट्रा है। टाइम डिपॉजिट को क्यों इंक्लूड किया, उसके पीछे के कारण दो। पहला कारण ये कि वो भी तो टाइप ऑफ मनी, नेशनल इनकम, उसी के अंदर से आती है। दूसरी बात, टाइम डिपॉजिट करेंसी में तब्दील किया जा सकता है। और ये क्वाइट ब्रोडर है कन्वेंशन अप्रोच से। अब गॉर्डियन शॉ अप्रोच, इसने ऊपर के तीनों की इंक्लूड किया, लेकिन साथ में एक और चीज को ऐड किया, वो है NMA, यानी नियर मनी एसेट। नियर मनी एसेट यानी वो फाइनेंशियल एसेट जो हाईली लिक्विड फॉर्म में, यानी मतलब इसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और इसको अपने क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी मानते हैं। याद रखिए, नियर मनी वैल्यू एसेट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी। इसमें क्या क्या चीजें आती है ये पूछ सकते हैं MCQ में। ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, क्लेम्स ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एटसेट्रा। और ये शिकागो अप्रोच से ज्यादा सुपीरियर है, और इसको वेरी ब्रॉड अप्रोच माना जाता है, क्योंकि लास्ट जो अप्रोच है वो अपना लिक्विडिटी अप्रोच। ये वाइडर कंसेप्ट मनी सप्लाई का, इसमें जनरल लिक्विडिटी देखते हैं, मतलब इसमें कैश तो है ही, लेकिन हर तरह की बैंक डिपॉजिट को इसमें ऐड किया जाता है। हर तरह की बैंक डिपॉजिट को इसमें ऐड किया जाता है। साथ में डिपॉजिट दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास है, यानी पोस्ट ऑफिस हो या दूसरी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास, वो भी ऐड किया जाता है। नियर मनी एसेट भी इसके अंदर आता है, और साथ में बोरोइंग फैसिलिटीज, मार्केट से उधार लेने की तुम्हारी कितनी काबिलियत है, वो भी इसमें ऐड हुआ। अब 1967-68 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेजर करना शुरू किया, और इसने सिर्फ एक ही मेजर मनी सप्लाई का यूज किया था। इसका मतलब क्या, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, C+DD। 1967-68 के बाद में उसने AMR यानी एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अब AMR के अंदर क्या आता है, C+DD+TD। और 1977 अप्रैल से चार अलग अलग सप्लाई ऑफ मनी के लिए, पहले M1, C+DD+OD, ये सुपीरियर लिक्विडिटी, इसमें सबसे ज्यादा जो कैश में कन्वर्ट किया जाता है उन्हीं को खाली इंक्लूड किया गया है। इसमें देखो, कैश ऑन हैंड करेंसी ऑन कॉइन्स है, लेकिन कैश ऑन हैंड ऑफ बैंक वो नहीं गिनना है, समझना। फिर DD यानी डिमांड डिपॉजिट, सारी कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के पास, लेकिन अंदर अंदर की डिपॉजिट नहीं गिननी है। OD यानी अदर डिपॉजिट, उसमें जो RBI के पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IDBI, फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ अदर कंट्रीज, IMF, वर्ल्ड बैंक, उनके पास की सारी डिपॉजिट्स अपने इंक्लूड करेंगे। फिर M2 के अंदर M1 के साथ में एक और चीज ज्यादा ऐड कर देंगे, इसको लेस लिक्विड माना जाता है। याद रखो, जैसे जैसे M1 से M2 की तरफ आएंगे ना, M1 मोर लिक्विड, M2 कम, M3 और कम, और M4 और कम, यानी लिक्विडिटी कम होती जाती है। असेंडिंग ऑर्डर में लिक्विडिटी नहीं, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिक्विडिटी आती है। M3, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, यानी ये बिल्कुल AMR के करीब है जो अपने स्टार्टिंग में देखा था वो। और इसमें M3 तो है ही M4 के अंदर, लेकिन पोस्ट ऑफिस की सारी डिपॉजिट इसमें आ जाता है। M1 और M3 सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ये पूछ सकते हैं इसमें से कौन से सबसे ज्यादा यूज होते हैं।
एम फॉर वाइडेस्ट कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा उसमें इंक्लूड किया जाता है, और एग्रीगेट्स मॉनेटरी स्टॉक इसमें बताया जाता है, जबकि M1 M3 सबसे ज्यादा यूज होता है और उसकी स्टैटिस्टिक्स को पब्लिश करने वाले RBI। अब हाई पावर मनी, दो तरह के पैसे हैं। देखो सेंट्रल बैंक के पास, द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री। द मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक को हम क्या बोलेंगे? हाई पावर मनी। फिर उसके बाद सेकंड, जो मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी है कंट्री के अंदर, तो बैंक्स क्रिएट मनी सप्लाई इन द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी टू द पब्लिक। और इसमें मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, उसको क्या बोला जाता है? कमर्शियल बैंक जो मनी क्रिएट करती है एडिशनल, उनके पास डिपॉजिटेड उसके सामने, उसको क्रेडिट मनी बोलते हैं, यानी क्रेडिट क्रिएशन से ये किया जाता है। फिर उसके बाद दिस टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी, उसके अंदर मनी सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट होती है, और इसको M1 से डिनोट किया जाता है, याद रखना। कमर्शियल बैंक के पास और सेंट्रल बैंक के पास जो भी पैसा है उसको अपने क्या बोलेंगे? M1 बोलेंगे। और गल्लियन शॉपर्स के हिसाब से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो भी मनी सप्लाई क्रिएट करेगी। वी नो दैट सेंट्रल बैंक के पास पावर है करेंसी को इशू करने का, इसीलिए उसको हाई पावर मनी बोला जाता है। अब देखो सेंट्रल बैंक पहले क्या करती थी? गोल्ड या तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रख के उसके सामने करेंसी इशू करती थी, लेकिन अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम चल रही है। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर गोल्ड और फॉरेन रिजर्व को, फॉरेन सिक्योरिटीज को रिजर्व में रखा जाता है, और इसमें अक्टूबर 1956 से इंडिया ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अडॉप्ट किया, याद रखना ये। और इसमें रिजर्व कितनी रखी जाती है? 515 करोड़, या फिर ये भी याद रखना है। और इसमें 400 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज है और 115 करोड़ का गोल्ड। जो गोल्ड है ना उसको अपने मॉनेटरी गोल्ड बोलते हैं। 1957 के अंदर खाली अब गोल्ड रिजर्व रहा, और बाकी के जो 400 करोड़ है ना फॉरेन एक्सचेंज के, वो भी चले गए, क्योंकि उस वक्त फॉरेन सिक्योरिटी नहीं, तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। तो देखो अगर मैं 1.5 लाख करोड़ को रखता हूँ करेंसी में 115 करोड़ की गोल्ड के सामने, तो 0.08% हुआ ये खाली। तो इंडियन करेंसी सिस्टम, उसको मैनेज पेपर करेंसी सिस्टम बोला जाता है। और याद रखना कि RBI 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 2,000 और 200 की नोट को इशू करती है। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा MCQ में। रिजर्व मनी बोला जाता है। जो करेंसी नोट इशू करो उसको रिजर्व मनी बोलेंगे। लेकिन 1 रुपए की नोट और बाकी के सारे कॉइन्स वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ के ऊपर इशू किया जाता है, और वो कितना है? खाली 7 to 8% हाई पावर ऑफ मनी का है। तो RBI, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो RBI H=C+R+O। सी यानी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, आर यानी कैश रिजर्व विद कमर्शियल बैंक, और ओ यानी अदर डिपॉजिट विद RBI, जो खाली 1% है। इसीलिए कई बार वो 1% को निगलेक्ट करके अपने H=C+R खाली लिखते हैं। अब सेकेंड टॉपिक आता है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी में याद रखना ये है कि कितनी परचेसिंग पावर है मनी की, वो ध्यान में रखनी है अपना। परचेसिंग पावर ऑफ मनी, या तो बाइंग कैपेसिटी ऑफ मनी, यानी 1 रुपए में कितनी चीजें आ सकती है वो देखो। अब वैल्यू ऑफ मनी इनवर्सली रिलेटेड है, यानी जब प्राइस इंडेक्स नंबर बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी फॉल हो जाएगी, याद रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये अनरियलिस्टिक है whether the price level or its inverse is higher or lower unless we have some base। अब कंपैरिजन करना तो जरूरी है, तो वैल्यू ऑफ मनी याद रखना ये रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब विदाउट कंपैरिजन जिसको यूज किया जाए वो एब्सोल्यूट, लेकिन जिसको किसी के साथ कंपेयर किया जाए उसको अपने रिलेटिव बोलते हैं। अब प्राइस इंडेक्स कैसे? तो याद रखिए ये MCQ में आ सकता है कि इट इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस used to measure the percentage change in price level and value of money between two periods of time। दो अलग अलग टाइम पीरियड के बीच में कितना चेंज आया प्राइस लेवल के अंदर और वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, ये बताया जाता है। प्राइस इंडेक्स नंबर कभी भी वैल्यू ऑफ मनी नहीं बताता, पर ये पता चलता है इससे कि वैल्यू ऑफ मनी कितनी चेंज हुई। अब इसमें कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले हम इंडेक्स नंबर कौन सा,
वो चीज़ सिलेक्ट करेंगे। याद रखना ये फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा ये पूछ सकते हैं। फिर चॉइस ऑफ द आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स उसमें रखनी है। फिर बेस ईयर, तो बेस ईयर कैसा होना चाहिए, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि नॉर्मल ईयर होना चाहिए, यानी डिप्रेशन के पहले का साल, या तो वॉर के पहले का साल होना चाहिए जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। और रिसेंट ईयर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, जिससे पता चले कि रिसेंट प्राइस कितनी है। फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा हमेशा कंपेरेबल, रिप्रेजेंटेटिव और सफिशिएंट इनफ डेटा होनी चाहिए। फिर वेटेज, जो कमोडिटी को हम उसमें रखते हैं उसका वेटेज यानी इंपॉर्टेंस हमारी लोगों के लिए क्या है। जैसे व्हीट, अगर हम बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो इसको सबसे ऊपर टॉप पे रखना चाहिए और इसको वेटेज ज़्यादा देना चाहिए। और अगर शुगर और मैच बॉक्स की बात करें तो इसके बाद में आएंगे, उसका वेट कम हो जाएगा। अब सिलेक्शन ऑफ एवरेज, तो दो इंपॉर्टेंट एवरेज याद रखनी है, एक एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, ये एमसीक्यू। फिर अपने प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए पहले प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे। प्राइस रिलेटिव यानी P1/P0 इंटू 100। P1 यानी करंट ईयर की प्राइस, P0 यानी बेस ईयर की प्राइस। ये देखो इसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन समझा चुका हूँ मैं। तो इसमें अपने, हाँ, अब ये देखिए डिफिकल्टीज जो मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव चेंजेस इन वैल्यू ऑफ मनी में आती है वो कौन कौन सी है। तो देखिए पहले कंसेप्चुअल डिफिकल्टी, ये वेग यानी अनक्लियर है। और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, समझ में ना ऐसा, खाली ऐसा समझो कि ऑन पेपर अच्छा लगता है, बाकी इससे कुछ पता चलता नहीं है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ जनरल प्राइस नंबर, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी को हम डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं, हम प्राइस लेवल के साथ में, यानी जब तक प्राइस लेवल के अंदर चेंज ना है तब तक हमको पता नहीं चलता कि वैल्यू ऑफ मनी में क्या अप्स एंड डाउन्स हुए। फिर आगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंडेक्स नंबर को मेजर किया जाता है जनरल प्राइस लेवल के ऊपर, बट सब कमोडिटी की प्राइस एक साथ में हम गिन नहीं सकते, सबको इंक्लूड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर एक साथ में, थर्ड में, एक साथ में साइमल्टेनियस यानी एक साथ में राइज या तो फॉल नहीं होता प्राइस के अंदर। कुछ चीज़ों की प्राइस अगर बहुत बढ़ती है तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिसकी प्राइस कम भी होती है, तो इसमें पता नहीं चलता कि कौन से प्रपोर्शन में किसको लिया जाना चाहिए। फिर डिफरेंट प्राइसेस, प्राइसेस अलग अलग होती है अलग अलग मार्केट में। जैसे गुजरात की प्राइस अलग, महाराष्ट्र की अलग, होलसेल मार्केट की अलग, रिटेल मार्केट की अलग, तो इसमें से कौन सी वाली प्राइस को हम यूज़ करेंगे वो समझ में नहीं आता है कई बार। एंड डिफरेंट कंक्लूजन्स, सबके इंडेक्स नंबर अलग अलग है, होलसेल का अलग है, रिटेल का अलग है, तो इनके आइडियाज़ भी अलग है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, सबसे पहले डिफिकल्टी ये है कि कौन सी कमोडिटी को सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बेस ईयर में जो कमोडिटीज है उसकी जगह पे नई कमोडिटीज का आना, एंट्री ऑफ न्यू कमोडिटीज करंट ईयर में हो सकती है। फिर फैशन और स्टाइल बदल जाए, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाए, लोग ज़्यादा पैसे वाले हो जाए तो गरीब हो जाए। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल चेंज, साइंस में टेक्नोलॉजी में चेंज आए। अब सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, इसमें अगर कोई साल के अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हुआ, यानी इन्फ्लेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ, या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस मतलब गवर्नमेंट बार बार चेंज होती हो, तो इससे नॉर्मल बेजर डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई साल कंप्लीटली नॉर्मल नहीं होता है। फिर सिलेक्शन और कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा एकदम एक्यूरेट, सफिशिएंट, कंपेरेबल और रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, बट ये डेटा हर मार्केट में अलग होती है, एक ही प्रोडक्ट की डेटा अलग अलग मार्केट में अलग अलग मिलती है और टाइम टू टाइम चेंज भी होती है। अब वेट कैसे असाइन करें हम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असाइन प्रॉपर वेट टू डिफरेंट कॉमोडिटीज, अलग अलग कॉमोडिटीज को वेट यानी इंपॉर्टेंस कैसे दें हम, क्योंकि रियलिटी के अंदर डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट वेट्स असाइन करते हैं हर कॉमोडिटीज को। जैसे बंगाल के अंदर लोग ज़्यादा राइस खाते हैं, गुजरात में ज़्यादा व्हीट। फिर डिफिकल्टी इन द एम्प्लॉइंग प्रॉपर मेथड ऑफ एवरेजिंग, सिंपल एवरेज यूज करो, वेटेड एवरेज यूज करो, मीन यूज करो, मीडियन, मोड, कौन सा, ये प्रॉपर सिलेक्ट करना डिफिकल्ट है। अब क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी आता है इसमें। तो इसमें क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी में क्या, कि जब अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम यानी दूसरी चीजें सेम रहती है, रिमेन सेम,
क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होगा ना तो प्राइसेस बढ़ेगी, और क्वांटिटी ऑफ मनी के साथ में वैल्यू ऑफ मनी वो इनवर्सली रिलेटेड है। यानी जब प्राइस इंक्रीज होगी ना तो वैल्यू ऑफ मनी डाउन हो जाएगी। क्वांटिटी ऑफ मनी थियरी ऑफ मनी इज एन अटेम्प्ट, इससे पता चलता है कि जनरल प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी उसके साथ में क्वांटिटी ऑफ मनी कैसे कनेक्टेड है। उसको कैश इक्वेशन से प्रोफेसर इरविंग फिशर और कैश बैलेंस इक्वेशन से मार्शल ने याद रखनी है, दोनों नाम मेथड के साथ। अब कैश ट्रांजेक्शन इक्वेशन, अमेरिकन प्रोफेसर इरविंग फिशर वो पहला इकोनॉमिस्ट था जिन्होंने एक्सप्लेन किया क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, और इसने अमेरिकन इक्वेशंस इसको बोला जाता है क्योंकि अमेरिका के अंदर ये डेवलप हुआ इसलिए। और इस इक्वेशन को हम कैश ट्रांजेक्शन इक्वेशन भी बोलते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एज क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीज, तो प्राइस लेवल विल ऑल्सो इंक्रीज बाय सेम प्रपोर्शन। और अगर वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज, एंड देखो तीन चीजें साथ में करनी है कि जब क्वांटिटी बढ़ेगी ना पैसे की, मार्केट में लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, लेकिन साथ में वैल्यू ऑफ मनी डाउन हो जाएगी। ये रिलेशन याद रखना है। अब एम वी, एम यानी क्वांटिटी ऑफ मनी, वी यानी वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी कितनी बार पैसा सर्कुलेशन में अलग अलग हाथों में घूमता है। फिर पी यानी एवरेज प्राइस लेवल, और टी यानी ट्रांजेक्शन्स, टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो ट्रांजेक्शन के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो एम वी है उसको सप्लाई ऑफ मनी बोलेंगे, और पीटी को अपने डिमांड ऑफ मनी बोलेंगे, याद रखना ये भी। और इस इक्वेशन में अपने देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो एम वी रिफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी विच इज एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि पीटी रिफर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज जो अमाउंट के सामने एक्सचेंज किया जाएगा। तो एक डिमांड ऑफ मनी और एक सप्लाई ऑफ मनी है। अब ये देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन एम, एम यानी मनी सप्लाई 1000 दिया है, वेलोसिटी 10 टाइम्स है, वी वन वो 4 है, एम वन 500 दिया है दो अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर, और टी यानी 3000 यूनिट गुड्स जो है वो, एंड फाइंड आउट पी, तो पी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वन वी वन अपॉन सबके अपॉन में टी है, सबके अपॉन में, यानी इसका मतलब इन सब को चारों चार को पहले अपने सॉल्व करेंगे, बाद में 3000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 इंटू 10 करें, फिर 500 इंटू 4 करें, तो ये दोनों के आंसर आएंगे कितने, 10,000 और 2000, यानी टोटल मिला के हो गए 12,000 डिवाइडेड बाई 3000 तो 4, ये प्राइस आ गई। तो एवरेज प्राइस लेवल कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब अब वैल्यू ऑफ मनी उल्टा, यानी 1/4 आ जाएगा। तो अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डबल किया जाए तो प्राइस भी डबल, लेकिन रिमेंबर वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाएगा क्योंकि वो इन्वर्सली रिलेटेड है, एमसीक्यू में आता है। अब एजम्पशन, यहाँ पे बताया गया कि पी जो है ना, यानी प्राइस को पैसिव फैक्टर मानना है। पैसिव फैक्टर यानी प्राइस अपने आप चेंज नहीं होती, वो एम वी और उन सब के कारण, एम वी और टी के कारण चेंज होती है। वी और टी वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है एम से, यानी अगर एम चेंज भी होता है ना तो इसके कारण वी और टी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अदर फैक्टर्स लाइक रेशियो ऑफ एम टू एम वन, वी, वी वन, टी, ये सब सेम रहता है। फुल एम्प्लॉयमेंट है, लॉन्ग रन है, और इसके बाद में मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, यानी सब लोग पैसे का ही यूज करते, दूसरी कोई चीज नहीं। और प्रपोर्शन ऑफ एम वन टू एम रिमेन अनचेंज। अब क्रिटिसिज्म, ये स्टैटिक इक्वेशन है। स्टैटिक इक्वेशन क्यों, क्योंकि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम लिखा है। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम को लैटिन में बोला जाता है सेटेरिस पेरिबस। पर आज दुनिया जो है वो डायनामिक वर्ल्ड है, और डायनामिक वर्ल्ड के अंदर कोई चीज कांस्टेंट नहीं रहती। अनरियलिस्टिक एजम्पशन कि वी एंड टी
दोनों इंडिपेंडेंट है, ये हो नहीं सकता। पी पैसिव फैक्टर भी हो नहीं सकता। एजम्पशन फुल एम्प्लॉयमेंट का कोई कंट्री में नहीं होता, और कोई इक्वेशन, नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इन प्रोसेस, प्रोसेस का कोई एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है, खाली एक जजमेंट बनाया है, इसके ऊपर से पूरा प्रोसेस आगे बढ़ा है। फिर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, रिलेशन बिटवीन एम एंड पी इज नॉट सो डायरेक्ट एंड सिंपल, वो इनडायरेक्ट और कॉम्प्लेक्स है। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चेंज आएगा, वो फॉल हो जाएगा। इसके कारण इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन को और कॉस्ट, सीओ ए नहीं आएगा यहाँ पे, सीओ एस टी विल इंक्रीज, सो प्राइस विल इंक्रीज। मोर एम्फेसिस ऑन ओनली वन फंक्शन, सिर्फ इसने एक ही रोल को, याद रखिएगा ये एमसीक्यू है, सिर्फ इसने स्टोर ऑफ वैल्यू को इग्नोर किया, और किसको ध्यान में रखा, खाली मीडियम ऑफ एक्सचेंज को ध्यान में रखा। शॉर्ट रन में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लॉन्ग रन में चलती है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जो शॉर्ट रन में आती है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इग्नोर्स अदर फैक्टर्स, other factors are volume of trade, velocity of circulation of money, import export, supply demand, cost of production, ये सब को इसने इग्नोर किया है। और कॉजल रिलेशनशिप इज डाउटफुल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, किसी के चेंज होने के कारण किसी का चेंज होना दूसरे का, उसको कॉजल रिलेशनशिप बोला जाता है। इसमें हम कभी बोल नहीं सकते कि ऐसी कंप्लीट रिलेशनशिप है ही। और हिस्ट्री जो है ना इसके अगेंस्ट में जा रही है, क्योंकि डिप्रेशन 1929 में, याद रखनी है डेट, 1929 में जो डिप्रेशन आया, और डिप्रेशन में इससे भी ज़्यादा खराब कंडीशन, और इसमें ये थियरी फेल हो गई थी। फिर मैथमेटिकल ट्रूइज्म, फिशर्स इक्वेशन इज अ वर्थलेस मैथमेटिकल ट्रूइज्म, दिस इज बिकॉज इट ट्राइज टू एक्सप्लेन दोज मैटर्स जो ऑब्वियसली ट्रू है, यानी कुछ नया नहीं सिखाया इसने। और एम एन पी के बीच की रिलेशनशिप डाउटफुल है। फिर फिशर इक्वेशन ने इग्नोर किया है रोल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन प्राइस राइज, और इसने साइक्लिकल फ्लक्चुएशन प्राइस लेवल पे नहीं देखा, और डिमांड ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखा, सप्लाई ऑफ मनी के बारे में लिखा है। अब ये कैश बैलेंस अप्रोच है, ये कैम्ब्रिज वर्जन टू क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी बोला जाता है। कैश बैलेंस अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय द इकोनॉमिस्ट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मार्शल पिगू, रॉबर्टसन, केन्स। इसके हिसाब से प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी वो डिमांड ऑफ मनी के ऊपर डिपेंड करती है, सप्लाई पे नहीं। हमारे पास लोग जब भी हाथ में पैसे रखना चाहते हैं, कैश बैलेंस रखना चाहते हैं, दो मोटिव है, एक ट्रांजेक्शन मोटिव डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए, और प्रिकॉशनरी कि फ्यूचर में कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट आए उसके लिए। अब इसके हिसाब से एम इज इक्वल टू पी के वाई, इसमें पी यानी प्राइस, एफ के यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ रियल इनकम विच पीपल डिजायर टू बाय इन फ्यूचर, और वाई यानी क्या होता है, रियल इनकम होता है। अब अगर इसको समझना हो तो इसमें डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बताई गई है क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल के बीच में, यानी जब क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगी प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। तो देखो एम 1000, वाई 20,000, और के 1/10 दिया है, तो अगर अपने इसको सॉल्व करें 0.5 आएगा। यहाँ पे एम और वाई को सेम रखना, के एंड पी इनवर्सली रिलेटेड है, दिस मीन्स पी इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन के, दिस इज एक्सप्लेन बिलो। तो देखो हायर द वैल्यू ऑफ के, ये एमसीक्यू, higher the value of k, lower the price level, thus price level inversely depends upon demand for money, price level डिमांड से इनवर्सली रिलेटेड। और अगर हम बात करें यहाँ पे हायर द वैल्यू ऑफ के, तो इसका मतलब हायर द वैल्यू ऑफ मनी। देखो तो इसका मतलब वो डायरेक्टली डिपेंड करता है डिमांड फॉर मनी के ऊपर, वैल्यू ऑफ मनी डायरेक्टली, प्राइस लेवल इनवर्सली। अब इसके भी क्रिटिसिज्म्स है, एक तो सर्कुलर रीजनिंग, cash balance approach gives a circular reasoning instead of clear relationship. According to this approach, price level is determined by demand for money and demand for money is determined by price level, यानी दोनों सर्कुलर में घूमते रहते हैं। अब ये नैरो कंसेप्ट है, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट को नहीं इग्नोर किया है इसने। और रियल फैक्टर्स एक्सप्लेन नहीं किए गए, जिसमें कौन कौन से फैक्टर्स है, इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। रोल ऑफ इंटरेस्ट इसमें इग्नोर किया गया।
और सिर्फ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स के बारे में देखा गया, विच कैन ब्रिंग चेंजेस इन प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी। और अनरियलिस्टिक एजम्पशन, सेटरिस पेरिबस यहाँ पे भी है। फिर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड फॉर मनी, तो डिमांड फॉर मनी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स को यहाँ कांस्टेंट रखा गया है। और स्पेक्युलेटिव मोटिव, तीन मोटिव होते हैं, ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव, लेकिन उन्होंने दो बताए, तीसरा इग्नोर किया, स्पेक्युलेटिव मोटिव को इग्नोर किया। अब टॉपिक 4 आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के बारे में लिखा गया, डेफिनेशन देखो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डेफिनेशन दी गई है, वो प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करने वाली, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, या तो किसी को लोन दिया जाए या तो किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट किया जाए। डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज इन विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर और अदरवाइज। अब फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, एक तो देखो अलग अलग तरह से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। करंट अकाउंट जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता, जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हो। सेविंग्स अकाउंट, वंस अ वीक, थ्राइस अ वीक इंटरेस्ट पेमेंट होता है लेकिन कम होता है। और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, वो दोनों मिला के डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, यानी क्योंकि उनको चेकबुक की फैसिलिटी दी जाती है, वो चाहे तब पैसे विड्रॉ तो कर सकते ही है। अब फिक्स डिपॉजिट यानी वो टाइम डिपॉजिट है, उसमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और लोन देना यानी ऑर्डिनरी लोन, जिसमें कोई चीज़ को कोलेट्रल यानी गिरवी रखा जाता है। नॉर्मली मूवेबल गुड्स या तो इमूवेबल गुड्स को, प्रॉपर्टीज को हम कोलेट्रल में रखते हैं। और जो भी लोन है ना वो उसके अकाउंट में जाती है पहले पैसे, उसके बाद में वो विड्रॉ कर सकता है जब चाहे तब चेक से। और कैश क्रेडिट, वो भी एक लिमिट सेंक्शन की जाती है, सेंक्शन यानी मंजूर की जाती है। और कैश क्रेडिट, जितना अमाउंट तुम विड्रॉ करोगे उसके ऊपर चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट। ओवरड्राफ्ट, अपने अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। और बिल को डिस्काउंट करना, मतलब बैंक अपना प्रॉफिट का पैसा डिस्काउंट की तरह से काट के आपके अकाउंट में पैसे जमा कर देगी। आपके जितने भी बिल्स जो मैच्योर होने के बाकी है वो सब अपने पास टेक ओवर करके, यानी ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज की तरह से काम करती है। पर इसके अलावा भी डिपॉजिटर और बोरोवर्स के बीच में इंटरमीडिएरी है, और इन सबसे प्रॉफिट कमाती है। बैंक ऑल्सो इन्वेस्ट मनी टू अर्न इंटरेस्ट। अब दूसरा फंक्शन, वो सेफ डिपॉजिट, वॉल्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सिर्फ एक बार देख लेना। अब देखो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में डिराइव्ड डिपॉजिट फ्रॉम द प्राइमरी डिपॉजिट को क्रिएट करना, उसको क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बोला जाता है। यानी द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक के पास पावर है। और क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बैंक डिपॉजिट, लोन्स और एडवांसेस देके इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास ओरिजिनल डिपॉजिट होती है, जिसको अपने प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। और डेरिवेटिव डिपॉजिट मतलब क्या, कि जब भी लोन दी जाती है तो लोन उस बोरोवर के अकाउंट में क्रेडिट की जाती है, वो पैसा तो बैंक के पास से जाएगा ना वापस, तो इसको डेरिवेटिव डिपॉजिट बोला जाता है, क्योंकि वो डिपॉजिट को लोन की तरह से देने के बाद वो डिपॉजिट वापस आई है। इसको एक्टिव डिपॉजिट या तो सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। और क्रिएशन ऑफ डेरिवेटिव डिपॉजिट को ही अपने क्या बोलते हैं, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट या तो बैंक मनी बोलते हैं। द मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या, एक साथ में ज्यादा टाइम मल्टीप्लिकेशन में क्रिएट किया जा सकता है। अभी एग्जांपल है अलग अलग बैंक से, अब अपने खाली फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करना है। देखो, फॉर्मूला टू मेजर मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन के लिए एम फाइंड आउट करना है। एम की फॉर्मूला है 1/r। 1/r, आर यानी दो तरह के रेशियो, रिजर्व रेशियो में दो याद रखना, एसएलआर यानी स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, ये दोनों को प्लस करके ये आर मिलता है अपने को। तो 1/20%, अगर 20% हो तो 5 गुना क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। इसका मतलब टोटल डिपॉजिट कितनी होगी, पीडी इंटू एम, यानी 100 × 5 यानी 500। तो अगर आपको पूछा जाए कि डेरिवेटिव डिपॉजिट या तो डिराइव डिपॉजिट कितनी, तो पहले आपको टीडी फाइंड आउट करना, उसमें से पीडी माइनस करो, यानी 500 में से 100 माइनस करो तो 400 मिलेगा। नाउ नेक्स्ट देखो, ये टोटल डिपॉजिट फाइंड आउट करने की फॉर्मूला, देखिए इसमें ए यानी कॉमन फैक्टर, नॉर्मली ये क्या होता है 100, और आर
बी कॉमन फ्रैक्शन, जैसे 80% हो ने, तो 80% यानी 4/5। ये कैसे आएगा 80% 4/5? कि 80% का मतलब 80/100। अब 80/100 को अगर अपने कट करेंगे तो ये आएगा 24 सा और 25 सा, 4/5। इस तरह से यहाँ पे आर कॉमन फ्रैक्शन आया। तो 1 में से पहले अपने माइनस करेंगे क्या, आर को माइनस करेंगे। तो 4/5 को माइनस करके क्या मिला, 1/5। तो ये आ गया तुम्हारा 100। देखो अपॉन और अपॉन, तो ये जो है ना वो ऊपर चला जाएगा, नहीं मतलब न्यूमरेटर में, अंश में आ जाएगा। और इसके बाद ये हो गया तुम्हारा 500 क्रेडिट क्रिएशन। अब इसमें भी लिमिटेशन है, लिमिटेशन याद रख। देखो लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन आते हैं, यानी प्राइमरी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास कितनी है। अगर प्राइमरी डिपॉजिट ज़्यादा है तो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन, और कैश रिजर्व रेशियो अगर ज़्यादा तो कम क्रेडिट क्रिएशन, सीआरआर ज़्यादा तो कम क्रेडिट क्रिएशन। दिस इज रॉन्ग। सीआरआर रेज करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन डिक्लाइन हो जाएगा। जब सीआरआर रेज करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन डिक्लाइन हो जाएगा, ये सब में भी आता है। फिर कैश ड्रेन, लोग अगर पैसा विड्रॉ कर लेंगे बैंक में से, कैश विड्रॉ कर लेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बिजनेस कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए, मतलब बिजनेस प्रॉस्पेरिटी में होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होता जाएगा। और लोगों की बैंकिंग हैबिट होनी चाहिए, मतलब लोग पैसा वापस बैंक में डिपॉजिट करें, ऐसा होना चाहिए। और अगर बैंक से बैंक में डिपॉजिट ना करके वो पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन का कोई मतलब नहीं बनता है। और गुड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के पास, सॉरी, लोगों के पास अच्छी सिक्योरिटीज होनी चाहिए। लोग वो गिरवी रखेंगे तो लोन मिलेगी ना। और पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक एक्सपेंशन वाली, अगर इन्फ्लेशन है ना तो एक्सपेंशन कम हो जाएगा, मतलब रिडक्शन कर देगी। अब सेंट्रल बैंक, उसको एपेक्स बैंक बोला जाता है, बैंकिंग अथॉरिटी, वो रेगुलेट, कंट्रोल और सुपरवाइज करने का काम करती है कमर्शियल बैंक को। और इसके पास पूरा कंट्रोल है, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाती है, देखो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी बनाने का काम ये करती है, और पूरी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। अपने यहाँ पे आरबीआई। फिर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में सोल पावर, करेंसी नोट इशू करने का, और जो इशू करती है उसको हाई पावर मनी बोलेंगे, आगे देख चुके हो। कमर्शियल बैंक के लिए बैंकर, यानी उनके सारे ट्रांजेक्शन इनके जरिए से, आरबीआई के जरिए से होते हैं। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कैश रिजर्व में जो भी अपने 20% आगे के एग्जाम्पल में देखा, तो 20% जाएगा कहाँ, तो वो आरबीआई के अकाउंट में जाता है। फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, अगर बैंक को लिक्विडिटी पोजीशन, कमर्शियल बैंक को लिक्विडिटी पोजीशन में तकलीफ हो रही है तो इस टाइम पे लास्ट में मदद करने वाले यही आरबीआई है। हाउस ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, जो भी तुम्हारे चेक्स है वो सब चेक का सेटलमेंट और क्लियरेंस कौन करता है, आरबीआई करती है। फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में मदद करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। एजेंट, वो गवर्नमेंट की एजेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट और पेमेंट करना और पेमेंट रिसीव करना दोनों का काम। कस्टोडियन यानी बैंक, बैंक सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के पास जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है ना वो अपने पास रखेगी, गवर्नमेंट का अपनी सेफ कस्टडी में। लेंडर, गवर्नमेंट को जरूरत पड़े पैसे की तो सेंट्रल बैंक से लिया जाता है। रेगुलेटर, सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द फॉरेन डेट ऑफ द कंट्री, जो भी फॉरेन डेट है, बाहर से जो भी पैसा आता है जाता है वो सब रेगुलेट करती है। और एडवाइजर, वो एडवाइस देती है गवर्नमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में। और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, इसका मतलब ये कि बैंक रेट या तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से ये किया जाएगा। और प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को इंक्रीज नहीं होने दिया जाता, उसको रेगुलेट किया जाता है। देन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो भी फॉरेन एक्सचेंज का रेट है उसको कंट्रोल में लाया जाता है। ये इसके लिए क्या करती है, फॉरेन करेंसी को खरीदना तो बेचने का काम करती है जब जरूरत पड़े तो। और गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो बैंकिंग के रिलेटेड है और इकोनॉमिक
के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या मनी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो पब्लिश करने का काम भी आरबीआई करती है। व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल? क्रेडिट कंट्रोल का मतलब कंट्री सेंट्रल बैंक के जरिए से वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट यानी लोन कंट्रोल में रखे तो इसको बोला जाता है। अब क्रेडिट कंट्रोल का मतलब एडजस्टमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट टू सूट द नीड्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी इन्फ्लेशन में कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है और डिप्रेशन के अंदर एक्सपेंशन किया जाता है। अब इसमें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में पहले आता है बैंक रेट, फिर इसके बाद में OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन और रिजर्व रेशियो। अब बैंक रेट यानी क्या? तो बैंक रेट डेफिनेशन पूछते हैं। देखो, ये मिनिमम रेट बोला जाता है, इसको मिनिमम रेट बोलेंगे जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक अपने पास की जितनी भी सिक्योरिटीज है वो सेंट्रल बैंक के पास में री डिस्काउंट करवाती है। इसमें सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है? ट्रेजर बिल, बॉन्ड और कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें भी एजम्पशन है, बैंक रेट और लेंडिंग रेट दोनों इंटर रिलेटेड होने चाहिए, यानी अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो लेंडिंग रेट भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद में कमर्शियल बैंक सिर्फ रिक्वायर्ड कैश रिजर्व अपने पास रखती है और बाकी सारी जितनी भी है ना वो सब कैश के लिए सेंट्रल बैंक के ऊपर डिपेंडेंस रखती है। बोरोइंग जो है ना, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक सेक्टर, वो कमर्शियल बैंक के पास से जाता है, वो भी लेंडिंग रेट पे डिपेंड करता है। और द कमर्शियल बैंक से एडिक्वेट सिक्योरिटी और रीडिस्काउंटिंग, उसके पास ट्रेजरी बिल वगैरह होना चाहिए कमर्शियल बैंक के पास, तो डिस्काउंट करेगी ना। और कमर्शियल बैंक को डिस्काउंट करने के लिए रेडी भी होनी चाहिए। अब डिप्रेशन में ये कैसे काम करता है? डिप्रेशन में हम क्या मानेंगे? लूज मनी पॉलिसी या तो चीप मनी पॉलिसी मानेंगे, और इसमें लेंडिंग रेट, बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा, और बैंक रेट कम हो जाएगा तो लेंडिंग रेट कम हो जाएगा। इसका मतलब बिजनेसमैन ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेंगे, और अगर इससे लोन बढ़ेगी तो इसका मतलब मार्केट में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी में रिकवरी आएगी। इन्फ्लेशन में बिल्कुल उल्टा, इसमें क्या किया जाता है? बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है इन्फ्लेशन में पैसा कम करने के लिए मार्केट से। अब लेंडिंग रेट जो कमर्शियल बैंक का है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए बिजनेसमैन कम बोरो करेंगे, कम बोरो करेंगे तो मार्केट में आने वाला पैसा रुकेगा। इसके मतलब कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी से कम हो जाएगा। इसको टाइट मनी पॉलिसी या तो डियर मनी यानी महंगा पैसा, चीप मनी और डियर मनी अपोजिट, डियर यानी महंगा। अब लिमिटेशंस, इसमें भी लिमिटेशंस है। देखो, पहली बात तो रिलेशन बिटवीन बैंक रेट एंड अदर इंटरेस्ट रेट, उनके बीच में रिलेशन होना जरूरी है। दूसरा, यानी अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो दूसरे इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए, ये तो कोई मतलब नहीं बनता। एग्जिस्टेंस ऑफ एलिजिबल बिल, बिल होना चाहिए। और इंडिया के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि एलिजिबल बिल्स और ओनली अबाउट 3% और इवन लेस, कम होते हैं, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ती। और री डिस्काउंट की प्रैक्टिस कमर्शियल बैंक के अंदर होनी चाहिए। बैंक रेट फॉल्स व्हेन कमर्शियल बैंक से लार्ज रिसोर्सेस फेल से, बैंक रेट फेल हो जाता है अगर तुम्हारे पास पैसे ही, बैंक के पास पैसे ही ज़्यादा है, तो अगर बैंक रेट कम भी हो जाएगा तो भी वो लोन लेगी नहीं, री डिस्काउंट करेगी नहीं। अगर री डिस्काउंट नहीं करेगी तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और कई बार इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में कोई रिलेशन दिखता ही नहीं है। अब आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम पब्लिक या तो कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट से। यानी मतलब क्या होता है कि अगर समझो हम इन्फ्लेशन से बात करें डायरेक्टली, तो देखो, जब इन्फ्लेशन के अंदर बैंक डिसाइड कर दिए कि मनी सप्लाई रिड्यूस होनी चाहिए, तो सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटी लोगों को बेचेगी। एज ए रिजल्ट सप्लाई ऑफ क्रेडिट विल फॉल ड्यू टू टू रीजंस। पब्लिक क्या करेगी? सेंट्रल बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए कमर्शियल बैंक में से चेक बना के देगी, तो वो पैसा कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक को ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगर वो पैसा सेंट्रल बैंक को चला गया तो कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए इतना अमाउंट बचेगा नहीं, इसलिए वो क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएगी। कमर्शियल बैंक कई बार खुद भी सिक्योरिटीज खरीदती है अपने कैश रिजर्व रेशियो के अंदर से, तो उनका कैश रिजर्व डिक्लाइन हो जाएगा, इससे उनके पास पैसे बचेंगे नहीं जिससे वो मार्केट में और ज्यादा लोन दे पाए। डिप्रेशन में यही चीज बिल्कुल अपोजिट, कमर्शियल बैंक क्या करेगी? परचेज करना शुरू करेगी,
सिक्योरिटी को पब्लिक के पास से वापस रीपरचेज करना शुरू करेगी, इससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्यों ज़्यादा अच्छा है? तो एक तो पहली बात, यहाँ पे सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर इटसेल्फ यानी खुद स्टार्ट करती है इनिशिएटिव, जबकि बैंक रेट की जो इफेक्टिवनेस है ना वो कमर्शियल बैंक पे डिपेंड करती है। और दूसरी बात, यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंक रेट की पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए कई बार यूज करे तो ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है, और इससे प्राइस के अंदर स्टेबिलिटी आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, और इससे इंटरनल प्राइसेस और वेजिस और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सबके ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट होती है। अब लिमिटेशंस भी है, अगर कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो कितना भी आप सिक्योरिटी बेचो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। और सक्सेस ऑफ ओएमओ डिपेंड करता है मनी मार्केट डेवलप होना चाहिए, अगर मनी मार्केट डेवलप ना हो, लोग सिक्योरिटी परचेज करने में मानते ना हो, इससे कोई फायदा होगा नहीं। द गवर्नमेंट bonds and securities should be very much popular with the public। अब वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट जिसको सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, दो चीजें इसमें वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट के अंदर, एक कैश रिजर्व रेशियो जिसको सीआरआर बोलेंगे, और दूसरा स्टेचुटरी रिजर्व रेशियो एसआरआर, लिक्विडिटी रेशियो भी बोलेंगे, इसको एसएलआर भी बोलते हैं, एसआरआर भी बोलते हैं। अब ये कंपलसरी है जो रखना पड़ता है, और कैश रिजर्व रेशियो जितना कम है उतना क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा, तो डिप्रेशन के अंदर रिड्यूस कर दिया जाता है, क्योंकि क्या चाहिए, एक्सपांशन करना चाहिए हमको इकोनॉमी का, इसलिए रिड्यूस कर दिया जाता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन हो तब इसी रेट को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और कॉन्ट्रैक्शन करना चाहते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, और हम इसको इंक्रीज करेंगे सीआरआर को। अब ये क्या था तुम्हारे लिए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे सारे के सारे। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये कि जब भी अपने लोन लेते हैं तो उसके सामने हमारे पास जो भी एसेट्स है उसको गिरवी रखेंगे, और उसके सामने 80%, 60%, 70% इतनी हमको लोन मिलेगी, पूरी अमाउंट की लोन नहीं मिलेगी। तो अगर अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन चाहिए तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाएगी, और अगर अच्छे पर्पस के लिए, एसेंशियल पर्पस के लिए चाहिए तो कम कर दिया जाएगा। डायरेक्ट कंट्रोल और डायरेक्टिव्स, डायरेक्ट कंट्रोल यानी गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन कमर्शियल बैंक को इशू करे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर्पस के लिए लोन ली जाती है उसके मुताबिक रखे। अगर अननेसेसरी चीज के लिए लोन ली गई तो इसमें ज्यादा रेट, और जरूरी चीज के लिए तो इसमें कम। फिर मोरल सुएशन यानी समझाना, लोगों को समझाना कि अनडिजायरेबल कमर्शियल बैंक ने को रिक्वेस्ट किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है कि अननेसेसरी रिक्वायरमेंट के लिए लोन देना बंद करें वो। फिर कंज्यूमर क्रेडिट को रेगुलेट करना, यानी डाउन पेमेंट है ना ज़्यादा बढ़ा देना और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को कम कर देना, तो ज़्यादा इंस्टॉलमेंट भरने की ताकत नहीं रहेगी। और क्रेडिट को रेशनिंग करना, रेशनिंग करना मतलब मैक्सिमम लिमिट बता देना कि इससे ज़्यादा की लोन आपको मिलेगी नहीं। यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है, सेकंड यूनिट का जो समरी है वो मैं कल भेजूंगा।